आप सभी को नमस्ते। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरी अपनी लिखी हुई दूसरी कहानी में, जिसका शीर्षक है चौखट। तो दोस्तों, ये वीडियो अपलोड हो रही है इसके कुछ दिनों बाद ही अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आ जाएगा। एक ऐसा दिवस है जिस दिन हम लोग महिलाओं को धन्यवाद करते हैं, एम्पावर करने की बात करते हैं। सरकारें कई सारी स्कीम्स जारी करती है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट उनके लिए फ्री होता है, ऑफिस में सेलिब्रेशन होता है और इसी सब में इस दिन को समेट दिया जाता है, ख़त्म कर दिया जाता है, बिना इसकी नाजुकता को, बिना इसके सेंसिटिविटी को समझे कि हमारे समाज में एक ऐसा हिस्सा मौजूद है जिसको एक्चुअल में ज़रूरत है एम्पावर करने की। इस कहानी में भी मैं एक ऐसे ही हिस्से को छूने जा रहा हूँ, समाज के एक ऐसे हिस्से को जो हमें पता है सत्य है, लेकिन हम उसका सामना नहीं करना चाहते हैं। और क्या ही कहा जाए, चलिए फिर कहानी को शुरू करते हैं। दादाजी की चिता ठंडी हुए अभी दिन भी नहीं हुए थे। हवेली के आंगन में शोक अब भी कम नहीं हुआ था। लोगों के आने जाने से आंगन भरा ही रहता था और उसी भीड़ के बीच बीच धीरे धीरे घर का ध्यान घर की बड़ी बेटी की ओर मुड़ने लगा। घर की बड़ी बेटी वैदेही, शांत सौम्य, सबकी प्यारी और भीतर से आकांक्षाओं से भरी हुई। वैदेही ने हमेशा किताबों से दोस्ती की थी। दादाजी के रहते उसे कभी किसी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा था। उनकी मौजूदगी उसके लिए एक ढाल की तरह थी, अनकही और मजबूत। लेकिन अब वह ढाल नहीं रही। घर के बाकी सदस्यों का नज़रिया वैदेही की पढ़ाई को लेकर उतना सकारात्मक नहीं था। दादी जी अपने पुराने विचारों में ही रसी बसी थी। उनके लिए स्त्री का पढ़ना किसी भी तरह से उपयोगी नहीं था। उनकी मान्यता थी कि जैसे ही लड़की होश संभाले उसके हाथ पीले कर देने चाहिए। वहीं वैदेही के पिता अपनी माँ के कारण कुछ नहीं कहते थे। पढ़ाई से उन्हें कोई आपत्ति तो नहीं थी, लेकिन दादाजी के रहते उन्हें अपने विचार व्यक्त करने की कभी आवश्यकता भी नहीं पड़ी थी। और वैदेही की माँ, वह अपनी बेटी के सपनों को समझती थी, पर दादी जी के रहते उनकी कौन सुनता। आते आते रिश्तेदार, पड़ोसी, गांव के लोग दादाजी के लिए शोक व्यक्त करते, लेकिन उनमें से कोई ना कोई वैदेही की बढ़ती उम्र की ओर ध्यान जरूर ले जाता। उम्र, क्या इसे कोई रोक सकता है? फिर आखिर इतना आश्चर्य क्यों? आखिर चर्चा का विषय क्यों? एक दिन जब पूरा परिवार इस शोक से उबर कर घर में साथ बैठा था, तो दादी जी ने आखिर वह बात कही थी जिसका अंदाज़ा शायद वैदेही के अलावा घर के हर एक व्यक्ति को था। वैदेही का विवाह। जैसे ही उसके कानों में यह शब्द पड़ा, एक पल को मानो सब कुछ थम सा गया। अचानक उसके मन में कितना कुछ एक साथ उमड़ आया। आने वाली परीक्षाएं, आगे की डिग्री, फिर नौकरी, खुद के पैरों पर खड़ा होना, माता पिता का सिर गर्व से ऊंचा करना, नाम करना और ना जाने क्या क्या। और फिर अगला विचार, कहीं यह सब अब केवल सपना ही न रह जाए। आमतौर पर होता भी तो यही है ना। आखिर कौन महिलाओं के सपनों को इतना महत्व देता है? हमारे समाज ने तो स्त्रियों को केवल घर और रसोई तक सीमित कर दिया है। वैदेही का डर जायज़ भी था, यह उसके सपनों की बात थी, लेकिन क्या सच में कुछ उसके हाथ में था? इसलिए वह चुप रही। शायद अपनी खामोशी से इनकार दर्ज कराने की कोशिश कर रही हो, पर दूसरों के लिए वह खामोशी इनकार नहीं, स्वीकृति थी। वैदेही वहाँ से उठकर अपने कमरे में आ गई। खिड़की से बाहर डूबता हुआ सूरज दिख रहा था, जैसे हरे भरे खेतों के समंदर में धीरे धीरे समा रहा हो। अगले ही क्षण वैदेही को लगा मानो वह सूरज उसके अपने अरमानों का है, उज्जवल, ऊर्जा से भरा, पर फिर भी डूबता हुआ। एक साधारण सा दृश्य अचानक उसे अपना पूरा जीवन दिखाने लगा था। वैदेही ने उस दृश्य को पूरी तरह नहीं देखा। उसने खुद को दिलासा दिया, खुद को समझाया, क्या पता ये किताबें, ये अरमान, ये सपने उसके भविष्य में भी यूं ही उसके साथ ही बने रहें। लेकिन मन में कहीं एक डर भी बना हुआ था। जिस तरह की सोच के लोगों के बीच वह बढ़ रही थी, यह डर स्वाभाविक भी था। कुछ दिन बीते और पास के गांव से रिश्ता आया। लड़का सरकारी अफसर था। इतना सुनते ही घर का माहौल जैसे एकदम बदल गया। दादी के चेहरे पर हल्की सी चमक आ गई। पिता कुछ देर तक सोचते रहे, फिर धीरे से बोले, अच्छा घर है, लड़का भी ठीक है। माँ ने एक नज़र वैदेही की ओर देखा, पर कुछ कहा नहीं। वैदेही वहीं बैठी थी, उसने सिर झुका रखा था। शब्द उसके कानों में पड़ रहे थे, कई प्रश्न, कुछ उम्मीदें। वह सोचने लगी, लड़का सरकारी अफसर है, मतलब पढ़ा लिखा होगा। उसने हल्की सी चैन की सांस ली। कुछ दिनों बाद लड़के वाले घर आए। आंगन में फिर से बैठक हुई। दादाजी के जाने के बाद पहली बार उस घर में दुख से अलग नई खुशियों के स्वागत का माहौल बना था। चाय बनी, लोग इकट्ठा हुए। वैदेही भीतर वाले कमरे में ही बैठी थी। वह दरवाजे के पास ही बैठी थी। बाहर की हर आवाज़ उसे साफ सुनाई दे रही थी। लड़के के पिता की आवाज़ आई कि हमें कोई ज़्यादा दिखावा नहीं चाहिए, बस अपनी इज्जत बनी रहनी चाहिए। इज्जत बनी रहनी चाहिए। वैदेही कुछ समझ नहीं पाई। थोड़ी देर की खामोशी के बाद उन्होंने फिर कहा,
एक बात और, लड़की नौकरी नहीं करेगी, हमारे घर की औरतें घर ही संभालती हैं, घर ही संभालती है। इन 4 शब्दों के साथ वैदेही की सारी उम्मीदें जैसे एक पल में टूट गई। उसे लगा जैसे उस दिन का बचा हुआ सूरज अब पूरी तरह डूब रहा हो। वह यही सब सोच रही थी कि अचानक उसके कानों में एक और आवाज़ पड़ी। अरे, इसमें कौन सी बड़ी बात है? और वह आवाज़ किसी और की नहीं बल्कि उसी की दादी की थी। यह सुनकर उसकी बची उम्मीदें भी समाप्त हो गई। पर बात यहीं नहीं रुकी। लड़के के पिता ने बहुत सामान्य सी आवाज़ में कहा, और हाँ, दहेज की बात तो आप समझ ही रहे होंगे। समाज में नाम है, लड़के की अच्छी नौकरी है, इस सब का ख्याल रखा जाए तो बेहतर है। यह सुनकर एक पल को पूरा कमरा चुप हो गया। कोई विरोध नहीं हुआ, कोई सवाल नहीं हुआ। बस हल्की हल्की आवाज़ों में हिसाब होने लगा कि कैसे क्या किया जा सकता है, कितना जोड़ा जा सकता है। अंदर बैठी वैदेही सब सुन रही थी। उसके मन में एक ही बात बार बार उठ रही थी कि तो क्या मैं एक वस्तु हूँ? मेरी शादी हो रही है या मेरी कीमत लगाई जा रही है? मेरी पढ़ाई, मेरे सपने, इन सब का कोई अर्थ नहीं। उसने आंखें बंद कर ली। कुछ याद आ गया। दादाजी कहते थे तू बहुत आगे जाएगी। उसने मन ही मन सोचा कि दादाजी, क्या आगे जाने का मतलब यही था कि मेरी कितनी ऊंची कीमत लगाई जाएगी, वह भी मेरे ही अपने लोगों के द्वारा। बाहर से आवाज़ आई कि हमें रिश्ता मंजूर है। रिश्ता मंजूर? जिसे विवाह करना है उससे तो कुछ पूछा भी नहीं गया। बस इतनी सी बात थी और जैसे सब तय हो गया। उस दिन पहली बार वैदेही को साफ महसूस हुआ कि मजबूरी क्या होती है। अपना विवाह विवाह नहीं, उसे व्यापार लग रहा था। व्यापार भी किसका? अपनी मजबूरियों का या अपने होने वाले व्यापारी की सरकारी नौकरी का? पर वह फिर भी चुप रही। शायद इसलिए नहीं कि उसे कुछ कहना नहीं था, बल्कि इसलिए कि कहने से कुछ बदलना नहीं था। और धीरे धीरे उसकी चुप्पी ही उसका हिस्सा बन गई। शायद अब पूरा जीवन ही उसे इसके सहारे बिताना हो। कुछ दिनों में बारात आई। व्यापार संपन्न हुआ। मंडप में रखे हवन कुंड में वैदेही के अरमानों की आहुति दी गई और विदा हुई एक निराशा, मायूसी और आशाहीन लड़की। और इधर मेरी उम्मीदें भी चुपचाप समाप्त हुई। एक प्रेम जिसे मैं ना जाने कब से अपने हृदय में किसी कोमल छिपे हुए कोने में सहेज कर रख रहा था, आज उसी हवन कुंड में, उसी अग्नि में वैदेही के अरमानों के साथ मेरा वह प्रेम भी धीरे धीरे जलकर राख हो गया। यह कोई साधारण प्रेम नहीं था। यह वह प्रेम था जिसे मैंने कभी शब्दों में नहीं ढाला, जिसे कभी आंखों से भी प्रकट नहीं होने दिया, बस चुपचाप अपने भीतर संजोए रखा, जैसे कोई दीपक मंदिर के कोने में टिमटिमाता रहता हो। मैंने उसे अपने हृदय के मंदिर में बसा रखा था। वह मेरे लिए किसी साधारण स्त्री की तरह नहीं थी, वह मेरे लिए एक देवी थी जिसे मैंने मन ही मन पूजा था। मैं उसे कुछ मांगता नहीं था, कोई चाह नहीं रखी थी, बस उसे खुश देखने की कामना थी। उसकी मुस्कान ही मेरे लिए प्रसाद बनी, उसकी आवाज़ ही मेरे दिन की सबसे पवित्र ध्वनि। यह प्रेम कामना रहित था, शांत था, गहरा था और शायद इसी कारण सच्चा भी हो। मैंने कभी उससे कुछ नहीं चाहा, ना उसका हाथ, ना उसका साथ, बस इतना कि वह अपने सपनों के साथ जी सके। पर आज जब उसे इस चौखट के पार विदा होते देखा तो पहली बार लगा मैंने सिर्फ उसे नहीं खोया, मैंने अपने भीतर का एक पूरा संसार खो दिया। सब लोग उस समय उसकी विदाई में रो रहे थे, पर मैं भीड़ में खड़ा था और मुझे लग रहा था जैसे कोई मेरे भीतर से धीरे धीरे मेरी आत्मा निकाल रहा हो। मेरे पास उसे रोकने का कोई अधिकार नहीं था, मेरे पास उसे कुछ कहने का साहस भी नहीं था और शायद कोई अवसर भी ना हो। एक ऐसा प्रेम जिसे मैं जीवन भर अपने भीतर लिए फिरता रहा, आज बिना जन्म लिए ही समाप्त हो गया। कभी कभी प्रेम का अंत बिछड़ने से नहीं होता, कभी कभी वह इस तरह भी समाप्त हो जाता है जब वह शुरू होने से पहले ही किसी और के जीवन का हिस्सा बन जाए। उस दिन मुझे पहली बार समझ आया कि मौन भी रोता है और कुछ पीड़ाएं ऐसी भी होती है जिन्हें आंसू भी नहीं छुपाते। वह प्रेम शायद समाप्त हो गया, पर उसकी स्मृति नहीं। वह मेरे भीतर अभी तो जीवित था, मुझे नहीं पता कब तक जीवित रहेगा। एक अधूरी प्रार्थना की तरह, एक अनकही कविता की तरह, एक ऐसे दर्द की तरह जो समय के साथ हल्का तो पड़ेगा पर कभी मिटेगा नहीं। अंत में हवेली की वही पुरानी चौखट फिर शांत हो गई। लोग अपने अपने घर लौट आए। आंगन से शोर उठकर फिर सन्नाटे में बदल गया। पर उस दिन मुझे पहली बार समझ आया कि चौखट सिर्फ घरों की नहीं होती, कुछ चौखट जीवन की भी होती है। एक चौखट वैदेही ने पार की और एक चौखट मैं कभी पार न कर सका। वह अपने नए जीवन में समा गई और मैं उसी चौखट के इस पार खड़ा रह गया, हाथ खाली, मन भरा हुआ, कुछ सपने, एक अधूरी कहानी, एक मौन प्रेम को अपने भीतर लिए। शायद कुछ प्रेम ऐसे ही होते हों, न शुरू होते हैं न समाप्त, बस जीवन की स्मृतियों में धीरे धीरे धड़कते रहते हैं।
जैसे किसी दूर डूबते सूरज की आखिरी रोशनी जो चली तो जाती है पर आंखों में बहुत देर तक ठहरी रहती है। तो दोस्तों ये थी मेरी लिखी हुई दूसरी कहानी चौखट। शुरू में मैंने एक ऐसे टॉपिक को छेड़ा है जिसके ऊपर जितना बात की जाए उतना कम है। हमारे समाज में महिलाओं की जो स्थिति है वह अभी भी उतनी अच्छी नहीं है जितनी होनी चाहिए। शायद 78 साल हो चुके हैं हमें आज़ादी के, लेकिन हमारी महिलाएं आज भी किसी बेड़ियों में बंधी हुई है। वह एक बेटी होती है, वह माँ होती है, वह दोस्त होती है, वह प्रेमिका होती है, लेकिन वह जो खुद है वह कभी नहीं हो पाती है। वह कितने किरदार निभाती है लेकिन वह कभी खुद को नहीं निभा पाती है। क्या ही कह सकते हैं, उम्मीद के सिवाय कुछ और तो हमारे पास है नहीं। तो इसी उम्मीद के साथ आज विदा लेता हूँ। अगर कहानी अच्छी लगी तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मिलता हूँ बहुत ही जल्द नई कहानी के साथ जिसकी शुरुआत मैंने कर दी है, और कहानी कहाँ जा रही है आपको समझ आ रहा होगा। अगर अच्छा लगा तो कमेंट कीजिएगा। मिलता हूँ बहुत जल्द, तब तक के लिए बाय बाय।